नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 1 जुलाई की तारीख है और आज ही वो तारीख है जो ठीक 100 वर्ष पहले आज की ही तारीख को यानी 1 जुलाई 1921 को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसे हम CCP भी कहते हैं, यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। साथियों, आज हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जिक्र इसलिए करेंगे कि आज दुनिया में जो दो ध्रुवीय दुनिया रशिया सोवियत रूस के विखंडन के बाद जो दो ध्रुवीय दुनिया एक तरह से ख़त्म हो गई थी, वो फिर से चाइना ने रशियन पार्ट अदा करना शुरू कर दिया, यानी एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चाइना, और विश्व की राजनीति इन्हीं दोनों राष्ट्रों के बीच घूमने लगी है। तो हमें देखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि आखिर जो देश हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ वो यानी चीन, भारत 1947 में आज़ादी मिली भारत को, और चीन में 1949 में पूरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन की स्थापना हुई। हमें देखना पड़ेगा कि हमसे 2 साल बाद खुली हवा में सांस लेने वाला चीन इतना ताकतवर कैसे हो गया कि आज वह रूस की छोड़ो अमेरिका की भी आंख में आंख मिलाकर बात करता है। तो दोस्तों, इसके पीछे हमें कम्युनिस्ट पार्टी का डेडिकेशन, देखिए, राजनीतिक विचारधारा अलग बात है, मतभेद अलग बात है, विचारधाराओं का अंतर अलग बात है। हम आज चीन के किसी भी फॉर्मेट से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसकी शासन व्यवस्था से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसकी विश्वासघात वाली 24 इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और बार बार धोखा देने वाली जो उसकी राजनीति है उससे हम इत्तेफाक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चीनी सरकार और खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के समर्पण, डेडिकेशन को हमें समझना पड़ेगा। और इसे समझने के लिए हमें और किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ द ग्रेट एस्केप ऑफ चाइना अगर हम समझ लें तो हम समझ जाएंगे कि चीन आज इतना ताकतवर क्यों बना है। दोस्तों, द ग्रेट एस्केप ऑफ चाइना चीन की एक ऐसी कहानी है जो आज के चीन को ताकतवर बनाती है। दरअसल डॉक्टर sun Yat-sen, जिन्होंने चीन में राजशाही को समाप्त कर वहाँ पे राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की, डॉक्टर sun Yat-sen का निधन 1925 ईस्वी में हो गया। डॉक्टर sun Yat-sen के निधन के बाद उनकी जो कुओमितांग पार्टी थी, राष्ट्रवादी पार्टी, उनमें मुख्य रूप से 2 तरह की विचारधाराएं पैदा हुई। एक sun Yat-sen वाली विचारधारा जो चीन की राष्ट्रवादी विचारधारा थी, और एक वामपंथी विचारधारा जो सोवियत रूस से प्रभावित थी। हालांकि अपने जीवन के अंतिम काल में sun Yat-sen भी रूस की साम्यवादी विचारधारा के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद का दामन नहीं छोड़ा था। लेकिन उनके निधन के तुरंत बाद रूस की व्यवस्था 2 पार्ट में बढ़ गई। कुओमितांग पार्टी में एक धारा वो बन गई जो sun Yat-sen के विचारों पे चलती रही, और दूसरी विचारधारा वो बनी जो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को अपना पथ प्रदर्शक मानने लगी। और अंत में मामला यहाँ तक पहुँचा कि कुओमितांग पार्टी के तत्कालीन नेता चियांग काय शेक ने 1926 में अपनी पार्टी से एक लोगों को जो साम्यवादी विचारधारा रखते थे उनको बहिष्कृत कर दिया। चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में ही हो गई थी और वो तात्कालिक रूप से कुओमितांग के साथ मिल गए थे, लेकिन जब sun Yat-sen के राजनीतिक शिष्य चियांग काय शेक ने कम्युनिस्टों को अपनी पार्टी से बाहर निकाला तो उन्होंने फिर से साम्यवादी दल को समाजवादी दल को फिर से जीवित करके साम्यवादी एजेंडा चलाने लगे। और मामला यहाँ तक पहुँचा कि कुओमितांग पार्टी से निष्कासित होने के बाद साम्यवादियों ने क्यांगसी प्रांत पर अधिकार कर दिया और वहाँ से अपनी सरकार चलाने लगे वो लोग। इधर चियांग काय शेक ने ठान लिया कि कम्युनिस्टों को हमें हराना है और भगाना है, इस देश से जड़ से मिटाना है, क्योंकि वो लोग रूसी व्यवस्था को लागू करना चाहते थे। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1931 में जापान ने चीन पे आक्रमण कर दिया। उस समय साम्यवादी लोग चाहते थे
कि हमारी अपनी जो लड़ाई है वो हम बाद में लड़ें, पहले हम जापानियों के साथ लड़ें। लेकिन चियांग काई शेक के नेतृत्व में चीन की जो राष्ट्रवादी सरकार थी, जिसे कुओमिंतांग दल कहते हैं, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना और कम्युनिस्टों का दमन उन्होंने जारी रखा। कम्युनिस्टों के दमन का इंतहा यहाँ तक, दमन की प्रकाष्ठा यहाँ तक पहुँच गई कि 1934 में कम्युनिस्टों को लगा, कम्युनिस्ट जिसके नेता माओ त्से तुंग थे, उनको लगा कि अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो जापान के साथ युद्ध कमज़ोर होगा और हमारा भी नुकसान होगा। क्योंकि चियांग काई शेक चाहते थे कि जापान से हम बाद लड़ेंगे, पहले माओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट जो हमारा विरोध कर रहा है इसको ख़त्म करो। तो वो साम्यवादियों से लड़ना चाह रहे थे। साम्यवादी ने उनको स्पेस दिया कि आप जापान से लड़ो, और उन्होंने चीन के मेनलैंड से उन्होंने साम्यवादी दल के जो लोग थे वो वहाँ से प्रस्थान कर गए माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। ये प्रस्थान कब हुआ? 16 अक्टूबर 1934 को। ये लोग क्यांगसी प्रांत में रहते थे। चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी सरकार से लड़ाई न लड़ना पड़े, इसके चक्कर में उन्होंने क्यांगसी छोड़ करके वहाँ से शेंसी प्रांत है जो 6000 मील दूर था, वहाँ जाने का निश्चय लिया। माओ के नेतृत्व में 90,000 कम्युनिस्ट लोग, जो जिसे आप कम्युनिस्ट सेना कह सकते हैं, लाल सेना कह सकते हैं कम्युनिस्टों की, उन्होंने अपना प्रस्थान किया, जिसको इतिहास में ग्रेट एस्केप कहा जाता है, महाप्रस्थान कहा जाता है जिसको। ये लोग शुरू हुए, वहाँ से क्यांगसी छोड़ दिया, शेंसी जाने लगे। रास्ते में दुर्गम पहाड़ियाँ थी, बीहर जंगल थे, बहुत ही पथरीले रास्ते थे। इस रास्ते को पार करना शुरू किया लोगों ने। पीछे से चियांग काई शेक के राष्ट्रवादी सैनिकों ने इन पे हमला किया, इनसे लड़ाई हुई, और लगभग 1 साल के बाद 20 अक्टूबर 1935 को ये लोग शेंसी के पास येयान नगर पहुँचे। 90,000 लोगों के साथ ये चले थे, और वहाँ पहुँचते पहुँचते सिर्फ 20,000 लोग बच गए। यानी 70,000 लोग या तो बिहार दुर्गम पहाड़ियों में मरे, स्वाभाविक मौत मरे, बीमारी से मरे, या फिर चियांग काई शेक के सैनिकों ने इनका खात्मा कर दिया। यानी 1 साल लगभग लगा, और 6,000 मील चल करके ये लोग सिर्फ 20,000 लोग पहुँच पाए। येयान जो कि 90,000 थे, चलते वक्त 90,000 थे। बहरहाल ये लोग येयान पहुँचे 20 अक्टूबर 1935 को, और येयान में उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी शासन की स्थापना की। ये मेन चाइना लैंड से दूर था। यहाँ पर इन्होंने जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, उधर जापान चीन पे बढ़ता आ रहा था। चियांग काई शेक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार कमज़ोर पड़ रही थी जापानियों से लड़ने में। फिर 1937 में माओ त्से तुंग के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार, जिन्होंने येयान में अपनी सरकार बनाई थी, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा राष्ट्रवादी सरकार के साथ कि हम लोग मिल के जापान से लड़ते हैं। अंत में चियांग काई शेक को इनकी बात माननी पड़ी, माओ त्से की बात माननी पड़ी, और माओ त्से की साम्यवादी सरकार और कुओमिंतांग की राष्ट्रवादी सरकार, जिसके नेता चियांग काई शेक थे, ने मिलकर जापानियों से लड़ना शुरू किया। लेकिन आफ्टर ऑल दोनों की संयुक्त सेना भी जापान को नहीं हरा पाया। 1937 में जापान ने 1937 से 1939 के बीच जापान ने पूरे उत्तरी चाइना पे वो कब्जा में कर लिया। जब कब्जा में किया तो कुओमिंतांग यानी राष्ट्रवादी सरकार की जो राजधानी नॉनकिंग थी, उसको भी जापानियों ने अपने कब्जा में कर लिया। इस तरह से जो मेन लैंड की सरकार थी वो पूरा क्षेत्र जापानियों के अधीन चला गया, और जो मेन लैंड से दूर जो येयान में जो माओ ने अपनी सरकार बनाई थी वो सुरक्षित रही। और 1945 तक आते आते ऐसा हुआ कि चियांग काई शेक को जो तब तक मित्र देशों यानी अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह की मदद मिल रही थी, वो लोग भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कमज़ोर पड़ते गए, और 1945 तक चियांग काई शेक को कहीं से हर जगह से समर्थन मिलना बंद हो गया। उधर माओ त्से को रूस का समर्थन मिलता रहा, और अंत में माओ ने जब 1945 में जब जापान हार गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब माओ को मौका मिला, उसने मेन लैंड को कब्जाना शुरू किया, और जापान के कब्जे वाले सारे क्षेत्र को माओ ने अपने क्षेत्र में मिला लिया। इस तरह से चियांग काई शेक को तो पहले ही हरा चुका था जापान, और जापान ने चियांग काई शेक को हराकर जो क्षेत्र जीता था उसे माओ ने अपने कब्जे में ले लिया, और इस तरह से चीन पे कम्युनिस्टों का शासन हुआ। 1949 तक
1949 तक आते आते पूरा मेनलैंड चीन के कब्जे यानी माओ त्से के कब्जे में आ गया और नानकिंग को राजधानी बनाकर पूरे चीन पे शासन करने वाले कुओमिंतांग पार्टी कुओमिंतांग दल जिसके नेता ये थे चियांग kai शेक थे, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मोसा और क्वांग्सू तक सीमित होकर रह गए। वहीं बाद में ताइवान कहलाया, जिस पर आज भी चीन अपना कब्जा मान रहा है। दोस्तों, ये थी द ग्रेट एस्केप की कहानी, जो इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक है, जिसने चीन में साम्यवादियों को स्थापित किया। हम उसके बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरा चीन जश्न में डूबा हुआ है, इसलिए हमें ये जानना जरूरी था कि चीन को कोई यहाँ तक पहुँचाने वाले, चीन की साम्यवादी सरकार को यहाँ तक लाने वाले घटनाक्रम क्या है, और वो था द ग्रेट एस्केप ऑफ माओ। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, हम इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।